नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। असम, अरुणाचल और मणिपुर में बाढ़ से स्थिति गंभीर। अब तक 80 लोगों की मौत। पीड़ित इलाकों में पहुंची केंद्रीय टीम। हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा के 500 मीटर दायरे में कचरा फेंकने पर पाबंदी। लगेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। एनजीटी का आदेश। दार्जिलिंग में बेमियादी बंद, हिंसा और आगजनी की अनेक वारदातें। केंद्र से वार्ता के लिए तैयार गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। शशिकला के लिए बेंगलुरु केंद्रीय जेल में विशेष किचन। जेल उप महानिरीक्षक की रिपोर्ट में आरोप। मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार। पहली बार सेंसेक्स 32,000 के पार। खुदरा महंगाई में रिकॉर्ड कमी से ब्याज दर घटने की उम्मीद। और आइए देखते हैं पहली खबर। एनजीटी ने गंगा और उसके आसपास सफाई के लिए आज विस्तृत आदेश जारी किया है। हरिद्वार से उन्नाव तक नदी के 100 मीटर के दायरे में विकास कामों पर पाबंदी होगी, तो वहीं कचरा फेंकने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। एनजीटी ने गंगा और उसके आसपास गंदगी दूर करने के लिए गुरुवार को बड़ा फैसला दिया। एनजीटी ने हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीच गंगा के आसपास 100 मीटर के दायरे को नो डेवलपमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। यहाँ किसी तरह का विकास काम नहीं होगा। 500 मीटर के दायरे में कचरा फेंकने पर पाबंदी लगा दी गई है। कचरा फेंकने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। एनजीटी ने 543 पन्ने के आदेश में कई दूसरे निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से 6 सप्ताह के भीतर कानपुर के जाजमऊ से उन्नाव या किसी दूसरे स्थान पर चमड़ा कारखानों को शिफ्ट करने को कहा गया है। उत्तराखंड और यूपी सरकार से कहा गया है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए दिशा निर्देश बनाएं। नालों की सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम 2 साल में पूरा करना होगा। एनजीटी ने रिपोर्ट को लागू करने की निगरानी के लिए समिति भी बनाई है। यह आदेश साल 1985 में पर्यावरणविद MC मेहता की ओर से दायर याचिका पर आया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में याचिका एनजीटी में भेज दी थी। पिछले 18 महीने तक याचिका की लगातार सुनवाई होती रही थी। इस दौरान केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरे विभागों ने अपनी बात रखी। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। तो एनजीटी के आदेश के बाद क्या बदलेगी गंगा की तस्वीर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान प्रोफेसर CK वासने साहब हैं, जो कि फॉर्मर डीन है स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस JNU से। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो गंगा को लेकर कई फैसले से कोर्ट्स की ओर आए हैं। एनजीटी ने भी कई निर्देश जारी किए, लेकिन अगर ताज़े निर्देश को देखें जो आज जारी किया गया है, 2 बड़ी बातें हैं। 50 मीटर के दायरे में कोई भी विकास का काम नहीं होगा और 500 मीटर के दायरे तक जो उसका बेल्ट है, 100 मीटर के दायरे तक उस बेल्ट को क्लीन रखने की पूरी कोशिश होगी। असल में ये कितना व्यवहारिक दिख रहा है और कितना ज़रूरी है सफाई के लिहाज से? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज जो फैसला आया है वो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इससे नदी की जो स्थिति है उसके अंदर काफ़ी सुधारने की संभावना बन जाती है। और इसकी वजह से जो नदी के ऊपर हर तरह की गंदगी आ जाती है और लोग बिना टोके उसके अंदर सामान और कबाड़ डालते रहते हैं, उस सब के ऊपर एक बड़ा भारी प्रतिबंध लगाने की जो एक मुहिम है उसके अंदर बड़ी सख्ती आई है। क्योंकि इसके अंदर जो जुर्माने का प्रावधान किया गया है वो मेरे ख्याल से अपने में काफ़ी एक डेटरेंट की तरह काम करेगा। और 100 मीटर का जो उन्होंने बताया है कि जो उसका नदी का किनारा है दोनों तरफ 100 मीटर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ख़ास तौर से जो हरिद्वार से लेकर के और उन्नाव तक। तो ये जो ऊपर का भाग है हमारी गंगा नदी का, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है और इसके ऊपर तरह तरह के लोग आश्रम बना लेते हैं, कभी कोई टूरिस्ट स्थान बना लेते हैं, तो कभी कुछ और साधन बना लेते हैं,
तो उस सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर खनन हो जाता है कभी कभी और सैंड का जो बिल्डिंग बनाने के काम में आती है, तो उन सब के ऊपर भी एक अपने आप में लगाम लग जाएगा और नदी का जो स्वरूप है वो अपने आप में स्वतः जो प्राकृतिक स्वरूप है उसको वो रख सकती है और संभाल सकती है। मैं इसके दूसरे हिस्से पर अगर आऊँ, 500 मीटर की दूरी तक कचरा फेंकने पर पाबंदी, बिल्कुल, ये लागू कैसे करेंगी सरकारें, स्थानीय प्रशासन? क्योंकि गंगा का अगर आप हरिद्वार से शुरू करें और उन्नाव तक की ही मैं बात करूं, करीब करीब 30% हिस्सा ऐसा है जहां पर 500 मीटर छोड़ दीजिए, 10 मीटर से वहां पर तमाम तरह के सिस्टम तैयार हो चुके हैं, इंक्रोचमेंट हो चुका है, बिल्डिंगें बन चुकी हैं और न जाने क्या क्या है। कैसे इसे कर पाएंगे आप? देखिए, इसकी दो जगह सोची जा सकती। पहली बात तो है कि जो बन गया है वहाँ पर जिस तरीके से अगर वहाँ से कचरा निकलता है उसे फेंका जाता है तो उसका एक कोई दूसरा हमको प्रबंध करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि और जो साधन हैं, जैसे शहरों के पास ले जा करके कचरे को गंगा के पास डाल दिया जाता है। आप देखते हैं पावर प्लांट बने होते हैं तो वो नदी के किनारे, और साथ में हमने दिल्ली में भी देखा यमुना के किनारे पे वो फ्लाई ऐश डाली गई। तो इन सब कार्रवाइयों के ऊपर एक बहुत बड़ी रोक लगेगी। और तीसरी बात यह है कि जो लोग इसमें अभी तक कर रहे हैं ऐसी कार्रवाई, उनको अब दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा। जो आपने कहा कि इसको कैसे हम कर पाएंगे, तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि हमको ये स्कीम और ये जो आदेश आए हैं इनको थोड़ा बताना पड़ेगा, जनता तक इसको ले जाना पड़ेगा, इसमें NGOs का साथ लेना पड़ेगा, और दूसरे इसके अंदर एक अलग से मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा या इसके लिए और लोगों को रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तब तक मैं समझता हूँ केवल नियम बनाने से और आदेश देने से ये अपने आप में सफल नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तक लोकल लेवल पर वो वही एजेंसियां हैं, वही डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है जिस पर जिम्मेदारी थी इंक्रोचमेंट रोकने को या गंगा की गंदा होने से बचाने को लेकर। अगर वो अब तक नहीं कर पाया आज़ादी के इतने साल के, तो फिर इस नए नियम के बाद जो आपने कहा कि एक ही विकल्प है कि एक नया कोई सिस्टम बनाया जाए, एक नई यूनिट बनाई जाए जो कि स्पेशली सिर्फ इसी काम के लिए हो। जी हाँ, इसी काम के लिए हो, या जो लोग हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के उनको ये काम सौंपा जाए, उनकी जिम्मेदारी दी जाए उनको कि अगर आपकी जवाबदेही तय की जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसके बिना हम इस आदेश के जो सुखद परिणाम की सोचते हैं वो संभव नहीं है, क्योंकि केवल आदेश से कुछ काम नहीं चलता। बहुत सारे कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं हो पाता। NGT ने पहले भी कई आदेश दिए हैं लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये जो एक पृष्ठभूमि बनी है आदेश के कारण, इसके ऊपर अब दोनों सरकारों को, मतलब जो राज्य सरकारें हैं उनको इसके ऊपर अब काम करना चाहिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी गंगा सफाई के ऊपर इतना जोर दिया है, और इन सब को देखते हुए आज एक बहुत बड़ा माहौल बना है कि अब इसके ऊपर जितना सरकारी तंत्र है उसको बहुत सजग हो जाना चाहिए और गंगा की सफाई और उसके रख रखाव में पूरी तरीके से कार्य करना चाहिए। एक जो मोटा आंकड़ा है, करीब हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 2527 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है गंगा नदी। 480 करोड़ लीटर सीवेज का जो पानी है वो गंगा में जाता है। बहुत वर्ष पहले फैसला आया कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं। अब तक जो आंकड़ा है सरकारी स्तर पर, जिसे कहा जाता है कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, वो कहा जा रहा है कि 1/4 ही अब तक ट्रीटमेंट हो पा रहा है। जी हाँ। और वही शायद गंगा को गंदा करने का सबसे बड़ा कारण है। उस दिशा में फिर क्या होगा? देखिए, उस दिशा में जैसे NGT ने कहा कि 2 साल के अंदर जितने भी संयंत्र लगने हैं उनको पूरा कर लीजिए, और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में NGT बहुत सजग रहने वाला है और इससे जवाबदेही उनको देनी पड़ेगी। तो अब ये जो लहतलाली होती है और जो जिसके अंदर कहते हैं ढिलाई हो जाती है, तो वो अब बर्दाश्त नहीं होगी। और जहाँ तक आपने कहा कि 1/4 तो कम से कम ट्रीट होता है, ये एक आंकड़ा है, लेकिन वास्तव में अगर होता है या नहीं होता है ये तो अभी पक्का पता नहीं है। और सरकार को और जो सरकारी तंत्र है उसको गंगा और गंगा के तट के चारों तरफ जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में थोड़ा सजग होना पड़ेगा। जैसे MC मेहता जी ने बताया कोर्ट में कि अभी हमको ये ठीक से नहीं जवाब मिल पाता है कि कितने गांव हैं, कितने कारखाने लगे हुए हैं छोटे बड़े, उन सब की पूरी गिनती है नहीं। देखिए, आज से कई साल पहले उन्होंने एक बताए थे कि इतने कारखाने हैं, आज भी वो कहते हैं इतने ही कारखाने हैं। तो इन सब के अंदर बड़ा स्पष्ट है कि हमें गंगा के बारे में इंफॉर्मेशन और गैदर करनी पड़ेगी। हर डिस्ट्रिक्ट को उसके बारे में चेतना
चेताना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि भाई आप तट के किनारे की जितनी भी कार्रवाई है, मैं तो ये तो कहूँगा कि वहाँ पर तट के किनारे कौन कौन सी खेती हो रही है, किस किस चीज़ की खेती हो रही है, उसके बारे में भी हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट एमुनेशन फॉर टेकिंग एनी एक्शन। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज इस फैसले के बाद सोशल मीडिया और कई जगहों पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हैं, लोग अपनी राय भी दे रहे हैं। एक मोटी राय लोगों की निकल कर आ रही है वार्षण साहब की, जो भी एजेंसियां गंगा के किनारे जिनका दायरा पड़ता है, उन एजेंसियों को जवाबदेह बनाए, और अगर उनके इलाके में गंगा गंदी है या गंदी हो रही है या फिर नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो वहां पर नियुक्त अधिकारियों को सीधे दंडित किया जाए। क्या आपको लगता है कि ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है? मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आवश्यक रहेगा कि इस तरीके की हमको उन्हें चेतावनी देनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनको और हमें सुदृढ़ करना पड़ेगा, इनके अंदर और लाना पड़ेगा ताकि ये अपने कार्य करने में इनकी क्षमता पूर्ण हो सके। क्योंकि अभी हम देखते हैं कई जगह जो लोग हैं और जो पूरा स्टाफ है वो पूरा नहीं है। तो इस काम को करने के लिए हमें उनके साथ में उनकी इस आवश्यकताओं को भी देखना पड़ेगा और साथ साथ उनको जवाबदेही की भी याद दिलानी पड़ेगी कि अगर नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि अगर इसके ऊपर बहुत तरीके से उनको चेता दिया जाए तो कोई शक नहीं है कि आगे चल के कुछ दिनों में आम जनता को भी सहयोग हमें मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए के बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। असम में 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। 3 दिन के दौरे पर गई केंद्र की टीम ने पीड़ित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी बाढ़ और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। तीनों राज्यों में अब तक 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तस्वीरें पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के हालात बयां करने के लिए काफी हैं। असम में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। राज्य के 24 जिलों में 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। असम में अब तक 35 लोग जान गंवा चुके हैं। धेमाजी, लखीमपुर, मोरीगांव, माजुली, बारपेटा और दक्षिण सलमारा सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। ब्रह्मपुत्र के आसपास रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ये तो बहुत पुराना समस्या है और बहुत आदमी का तकलीफ भी होता है। खेती होती जितना है सब खराब हो गया आदमी का। और इतना हमारे नदी काষৰীয়া দাঁতিকাষৰীয়া যিবোৰ অঞ্চল আছে সেইবোৰ এনেকুৱা জেগাত ঘৰ বনাইছে মানুহবোৰে য'ৰ পৰা পানীটো ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব সম্পূৰ্ণভাৱে পোৱা নাই। ইয়াৰ ফলত আজি এইটো যিটো দৌলটোৰ যিটো অৱস্থা হৈছে তাৰ যিবোৰ ফাউণ্ডেশ্যন আছে ফাউণ্ডেশ্যনবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে মানে আপোনাৰ ঢিলা হৈ গৈছে। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी राज्य का दौरा कर हालात की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। जितना भी हमें आम जनताओं को मदद करने के लिए जरूरत है सही है, ऐसे जरूरत के मुताबिक हमने जनता को मदद कर रहा हूं। और हमारे जो भी लोग मरे गए हैं ये एक्स ग्रेशिया हमने 48 आवर्स की अंदर देने के लिए हमारे हर डीसी को आदेश दिया गया है। गुरुवार को केंद्र की टीम ने पीड़ित इलाकों का दौरा किया।
टीम की अगुवाई गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू कर रहे हैं। टीम के सदस्यों ने राहत और बचाव टीम के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में भी पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैठक की और हालात की समीक्षा की। We are very confident that very soon this restoration and rehabilitation process will be over. Yesterday I had a detailed meeting with the Prime Minister and he has asked me to coordinate the entire North-Eastern region. काजीरंगा पार्क का 75% हिस्सा पानी में डूब चुका है। जान बचाने के लिए जानवर ऊंची जगह तलाश कर रहे हैं। असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से तबाही हुई है। पापुम-पारे जिले के सागली उपमंडल में कई जगहों पर जमीन धंसने से सड़क टूट गई है और इसका बाहरी इलाकों से संपर्क कट गया है। मणिपुर का भी कुछ यही हाल है। राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालात का जायजा लेने के लिए केंद्र की टीम मणिपुर के दौरे पर है। इन तीनों राज्यों को मिलाकर अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दार्जिलिंग में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज कई जगहों पर आगजनी हुई। लेखक और गायकों ने पुरस्कार वापस कर सेना की तैनाती का विरोध भी किया। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार तड़के पर्यटन कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। कुर्सियांग में एक रेलवे स्टेशन और एक सरकारी बंगले में भी आगजनी हुई। कई जगहों पर वाहनों में तोड़फोड़ की गई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कहा है कि बिना केंद्र के राज्य सरकार से सार्थक वार्ता नहीं हो सकती। गोरखालैंड स्टेट, इसका लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का डायलॉग ओपन करना चाहिए गोरखालैंड स्टेट का लिए। यही तो समस्या का समाधान है। आंदोलनकारियों ने कई जगहों पर रैली निकाली। गोरखालैंड की मांग को लेकर एक गायक और लेखक ने राज्य सरकार के पुरस्कार वापस कर दिए। ऑब्जेक्ट ऑफ रिटर्निंग द अवार्ड्स इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दे आर एम्प्लॉइंग सो मेनी रिप्रेसिव मेजर्स लाइक पुलिस, सीआरपी एंड द पैरामिलिट्री फोर्स। इस बीच पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाया। The hooligans under the leadership of GJM, they obstructed me in 2 places. दार्जिलिंग में 29 दिनों से हड़ताल जारी है। 26 दिनों से इंटरनेट बंद है। दवा की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें, स्कूल, कॉलेज, होटल और निजी कार्यालय बंद हैं। तनाव को देखते हुए सेना के साथ यहां अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के बंद को देखते हुए कई इलाकों में आज निषेधाज्ञा लागू रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया, तो वहीं अमरनाथ यात्रा पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। अलगाववादियों के बंद को देखते हुए गुरुवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां में कर्फ्यू लगा रहा। अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम समेत कुछ इलाकों में पाबंदियां लगी रहीं। इन इलाकों में दुकान और बाजार बंद रहे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने साल 1931 की गोलीबारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हालात से लड़ना होगा जिसे कुछ लोगों ने बंधक बना रखा है। जमहूरी राज कायम करने में अपनी कुर्बानियां दी, उसको याद रखना चाहिए। और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर जिसमें कश्मीरियत हमारा बुनियादी जो हमारे उसूल हैं उनको याद रखना चाहिए। जैसे अभी हाल ही अमरनाथ यात्रा के बाद सब हम लोग इकट्ठे हो गए, अलग अलग नज़रिया रखने वाले अलग अलग लोग एकजुट होकर हमने उसकी मजम्मत की। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले लश्कर के आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने 4 आतंकियों की पहचान कर ली है। इसमें 2 पाकिस्तानी और 2 कश्मीर के हैं। इसमें हमले के साजिशकर्ता लश्कर कमांडर अबू इस्माइल शामिल है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर के सुरक्षा हालात पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सौंप दी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शुक्रवार को विपक्षी दलों को कश्मीर की हालात की जानकारी देंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत के चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर सैनिक टकराव के हालात को लेकर केंद्र सरकार ने कल दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मौजूद रहेंगी। सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को डोकाला सीमा में स्थिति की जानकारी देगी। साथ ही जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों के बारे में भी बताया जाएगा।
सरकार की कोशिश इन मसलों पर विपक्षी दलों को भरोसे में लेना है, जिससे इन मसलों पर विदेश में भारत की एक आवाज़ जाए। डोकाला सीमा विवाद को लेकर भारत ने काफ़ी संयत तरीके से चीन को 16 जून के पहले की यथास्थिति बहाल करने की बात कही है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स इन्फॉर्मर्स लीडर्स मीटिंग के बाद एक वार्तालाप सा एक संवाद हुआ था, एक कन्वर्सेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे बात करी थी। एक रेंज ऑफ इश्यूज एज वी हैड सेड दे डिस्कस्ड एज फार एज डोकलाम एरिया इशू इज कंसर्न। we have diplomatic channels available. The embassies are there in both countries, and those channels will continue to be used. नागालैंड का सियासी संकट और गहरा गया है। राज्य कैबिनेट ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का राज्यपाल का निर्देश खारिज कर दिया है। राज्यपाल ने शनिवार तक मुख्यमंत्री शुजेली जिदुस्कू तक बहुमत साबित करने को कहा और मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार रात हुई कैबिनेट का मानना है कि आपातकालीन सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मसला सत्ताधारी नगा पीपल्स फ्रंट के आंतरिक मसला है। दरअसल रविवार रात को पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने 41 विधायकों के समर्थन का दावा किया था और सरकार गठन के लिए न्योता देने की मांग की थी। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज हिमाचल प्रदेश में थे। उन्होंने बीजेपी विधायकों और सांसदों से मुलाकात की और समर्थन मांगा। उनके साथ सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत कई और नेता भी थे। हिमाचल में बीजेपी के 31 विधायक हैं, जबकि लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 1 सांसद हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु केंद्रीय जेल में अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इसी जेल में एआईडीएम के महासचिव शशिकला बंद हैं। ये मामला कारागार उप महानिरीक्षक डी रूपा की रिपोर्ट से सामने आया है। रूपा ने आरोप लगाया कि शशिकला के लिए जेल में विशेष किचन बनाया गया है, जो जेल नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने ये रिपोर्ट कारागार महानिदेशक को भेजी है। रिपोर्ट के मुताबिक 40 स्टैम्प पेपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी को भी यहाँ विशेष सुविधाएं मिल रही हैं। हालांकि डीजीपी ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है। Because the report cannot be discussed on media. Hence, I have submitted it to DG Prisons. Let him take action. I have given also a copy to the government. I have also read Prison Act, Prison Manual. So there is no question of me not knowing the rules. All allegations are false. There is no special treatment meted out to anybody. I am telling you, even in the matter of visitation, we are not obliging even MPs or ministers or MLAs of Tamil Nadu. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में नासिक के किसान क्यानदेव बोरसे पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज था और कर्ज न चुका पाने के चलते वो परेशान थे। आखिर में उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में किसान तके सिंह ने जहर खाकर जान दे दी। परिजनों का कहना है कि किसान ने 5 से 6 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था, लेकिन मिर्च की फसल बर्बाद होने से वो परेशान थे। मंगलवार को उन्होंने कीटनाशक पी ली। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही है। महाराष्ट्र के नागपुर में बीफ ले जाने के शक में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने बीफ ले जाने के शख्स में सलीम इस्माइल शेख को पकड़ लिया और विवाद बढ़ने पर उनकी पिटाई की। पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल में एडमिट करा और इलाज के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। एकदम मार के एकदम ऐसा पड़ा था। मैं तो पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने मेरे को उठा कर, बस मेरे साथ में गलत हुआ है क्योंकि मेरा कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं है। जिन्होंने मुझे मारा उनको सजा मिलना चाहिए। विक्टिम है, उसने भी अपनी तकरार में 3-4 आरोपियों ने पकड़ के रोक के मारा ऐसे बताया गया था। उस हिसाब से आरोपियों को निष्पन्न किया, उनको अरेस्ट हो गई है। बाकी के अगर कोई ऐसे और इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाता है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी ताकि इस तरह की घटना फिर से ना हो। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कल हुई हिंसा के बाद नागौर के साम्राट में कर्फ्यू जारी है और जोधपुर हिसार रूट बंद है। इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हैं। तो बुधवार को आनंद पाल के गांव में हुई रैली हिंसक हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। आंदोलनकारी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं।
इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से विवाद सुलझाने की अपील की, तो वहीं राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने हिंसा के लिए आंदोलनकारियों को जिम्मेदार बताया और सीबीआई जांच की सिफारिश से इनकार किया है। सेंसेक्स आज 32,000 की नई ऊंचाई पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान जिसमें 233 अंकों की बढ़ोतरी हुई, ये 32,037 पर बंद हुआ। 33 कारोबारी दिन के भीतर सेंसेक्स 31,000 से 32,000 के ऊपर पहुंचा है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।